हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेटल क्या होती है और नॉन मेटल क्या होती है, प्लस हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो आइए मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं क्या होता है मेटल और नॉन मेटल। जैसा कि हम जानते हैं ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, डेट इज इनको हम स्प्लिट नहीं कर सकते किसी भी केमिकल और किसी भी फिजिकल मेथड से। तो बेसिकली ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, या फिर हम बोल सकते हैं इनको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी है? आपका मेटल है, दूसरा आपका नॉन मेटल है, और थर्ड आपका मेटेलॉइड है, और फोर्थ आपका नोबल गैसेस है। मेटल और नॉन मेटल को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसको देखते हैं मेटेलॉइड क्या होते हैं। मेटेलॉइड ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं, वो कहलाते हैं आपके मेटेलॉइड। और यहाँ पर जो नोबल गैसेस होती है इसको हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं, क्योंकि ये अनरिएक्टिव गैसेस होती है, डेट इज ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। कुछ एक इसके एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे हायर क्लासेस में। ये जो नोबल मेटल है इनको हम, ये जो आपकी नोबल गैसेस हैं इनको हम इनर्ट गैसेस क्यों बोलते हैं? इसी वजह से बोलते हैं ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। अगर ये रिएक्ट नहीं करती है तो इसके पीछे का भी कोई ना कोई रीजन होगा। ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसकी डुप्लेट या फिर ऑक्टेट ये दोनों फुलफिल होती, डेट इज ये ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करती है। यही वजह है नोबल गैसेस को हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं। अब आगे मूव करते हैं और देखते हैं मेटल क्या होता है और आपका नॉन मेटल क्या होता है। ये जो मेटल होते हैं ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोल दो या फिर आप बोल दो वैलेंस शेल, इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट या फिर वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है वो 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 होगा। अगर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट या फिर वैलेंस शेल के अंदर नजर आ रहे हैं तो आप बोलोगे ये एलिमेंट्स मेटल होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, ये जो मेटल होती है इनकी प्रॉपर्टी होती है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसके बाद इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस जैसा हो जाता है, डेट इज ये स्टेबल हो जाती है। यही वजह है कि हम मेटल्स को, यही वजह है कि ये जो मेटल्स होती है ये आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होती है। जैसा कि एक एग्जांपल से देखते हैं, आपका यहाँ पर ये सोडियम मेटल है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इस पर जो चार्ज आएगा वो आएगा आपका +1। तो आपने देखा जब मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस पर कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। इसी वजह से हम बोलते हैं ये मेटल्स जो होती है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होती है। आगे देखते हैं नॉन मेटल्स को। ये नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल बोलते हैं। दूसरी बात, ये जो नॉन मेटल्स होती है इनकी प्रॉपर्टी होती है ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर जो चार्ज आएगा वो आता है आपका नेगेटिव। यही वजह है कि हम नॉन मेटल को बोलते हैं ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होती है नेचर में। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पर क्लोरीन का एक एटम और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो इस पर जो चार्ज आएगा वो आएगा आपका Cl-1। जब इस पर चार्ज Cl- बनाया, डेट इज -1 आया, तो क्लोरीन क्या है? एक नॉन मेटल है और ये कैसी है? इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अगर हम मेटल्स के कुछ एग्जांपल देखें, जैसे यहाँ पर मैंने सोडियम बोल दिया, यहाँ पर मैंने क्लोरीन बोल दिया। ये जो आपका सोडियम है अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो क्या होगा? सोडियम के अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका होता है 11, मींस इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 11 इलेक्ट्रॉन है ये डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है। इनको मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, पहली ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, दूसरी में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। तो ये जो 11 इलेक्ट्रॉन्स थे इनसे हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो जैसा कि मैंने बताया था
अगर किसी एलिमेंट की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, मेटल। तो सोडियम क्या है, मेटल है। इसके अलावा मैग्नीशियम भी मेटल है, कैल्शियम भी मेटल है। ऐसी बहुत सारी मेटल्स आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, मींस इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन 17 इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तब आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। तो इसकी पहली ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी वाली में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। 17 में से 10 आपने फिल कर दिए डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 7। तो जो लास्ट वाली ऑर्बिट है उसके अंदर आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो नॉन मेटल्स होती है इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या फिर 6 हो सकते हैं, या फिर 5, या फिर 4। यहाँ पर कितने हैं, 7। तो आपका ये क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल। इसके अलावा ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है। ऐसे बहुत सारे नॉन मेटल्स आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये कंबाइन समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें मेटल की या फिर नॉन मेटल की फिजिकल स्टेट, तो जो मेटल होते हैं, पहले मेटल को डिस्कस करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड। लेकिन इसमें आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। कुछ मेटल्स क्या, एक ही मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मरकरी होता है इसको हम Hg से लिखते हैं, ये आपका लिक्विड नॉन मेटल होता है। ये आपका लिक्विड मेटल होता है, नॉन मेटल। ये इकलौता ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होगा। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पर। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स रूम टेम्परेचर पर आपको सॉलिड नजर आएंगे, या फिर ये लिक्विड होंगे, या फिर गैसेस। मींस आपको नॉन मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में भी मिल सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी मिल सकते हैं, और गैसियस फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं। आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं एक इकलौता नॉन मेटल जो आपका रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन को Br से लिखते हैं। ये ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो यहां पर आपने देखा, जो मेटल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है वो आपका मरकरी है, और जो आपका नॉन मेटल लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर वो आपका ब्रोमीन है। आगे देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि जो मेटल्स होती है वो मोस्ट ऑफ द सॉलिड होती है। जब ये सॉलिड है, क्यों है सॉलिड, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है। इस वजह से जितना भी मेटल्स होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इसके अलावा अगर हम इसके अंदर एक्सेप्शन देखें मेटल्स के अंदर, तो 2 मेटल ऐसी होती हैं, सीजियम और आपका गैलियम। ये 2 ऐसी मेटल होती हैं जो बॉडी टेम्परेचर पर लिक्विड होती हैं। किस पर लिक्विड होती हैं, एट बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर पर ये आपको लिक्विड नजर आएंगे। इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, राइट द नेम ऑफ 2 मेटल्स विच आर लिक्विड एट बॉडी टेम्परेचर। या फिर ये बोल सकते हैं, ऐसी 2 मेटल्स का नाम लिखिए जिसको हम पाम पर रखते हैं, अपनी हथेली पर रखते हैं, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आपको आंसर लिखना है सीजियम और गैलियम। अब देखते हैं हम नॉन मेटल्स की बात। ये जो नॉन मेटल्स होती है ये आपको या तो गैसियस स्टेट में मिलेंगी, या फिर लिक्विड स्टेट में, या फिर सॉलिड स्टेट में। तो यहां पर जो नॉन मेटल्स है इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है। वो क्या है, जैसा कि हमने बोला कि नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, लेकिन एक नॉन मेटल होता है कार्बन का एलोट्रॉप। कार्बन का एलोट्रॉप, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं। ये जो डायमंड होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं। एक्सेप्शन पढ़ना मींस केमिस्ट्री पढ़ना। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको इसके अंदर एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। आगे मूव करते हैं और देखते हैं हम कुछ और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल एंड मेटल। जैसा कि यहाँ पर मेलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी है और एक है आपकी डक्टिलिटी। देखिए, जो मेटल्स होती हैं
ये मैलिएबल भी होती हैं और डक्टाइल भी होती हैं। लेकिन नॉन मेटल्स के केस में आपको मैलिएबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, ना ही आपको डक्टिलिटी देखने को मिलेगी। मीन जो नॉन मेटल्स होती हैं ना तो ये डक्टाइल होती हैं और ना ही ये मैलिएबल होती हैं। तो सबसे पहले हम मेटल्स के केस में देखते हैं मैलिएबिलिटी होती क्या है। Malleability is the characteristic property of metal and ductility is also a characteristic property of metal. Malleability में क्या होता है, ये मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है अगर हम मेटल को हैमरिंग करते हैं, उसको पीटते हैं, तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? थिन शीट में। अगर यहाँ पे कहा जाए कि सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल कौन सा होता है, तो आपके दिमाग में एक ही आंसर आना चाहिए, वो है आपका गोल्ड। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो बहुत ही ज्यादा मैलिएबल होता है, ये सबसे ज्यादा मैलिएबल होता है, इससे ज्यादा मैलिएबल कोई भी नहीं हो सकता। आपने देखा होगा, गोल्ड की फाइल देखी होगी, सिल्वर की फाइल देखी होगी, एल्यूमिनियम की फाइल देखी होगी, जिसके अंदर हम फूड को पैक करते हैं, तो ये सब मैलिएबल है, तभी तो ये शीट में कन्वर्ट हो रहे हैं। आगे देखते हैं हम नॉन मेटल्स के अंदर, अगर मैलिएबिलिटी की बात की जाए तो नॉन मेटल्स मैलिएबिलिटी शो नहीं करते। अब देखते हैं हम डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। डक्टिलिटी का मीनिंग होता है अगर हम किसी वायर को या फिर हम किसी मेटल को देखते हैं, भाई वायर भी क्या होता है, मेटल होता है, तो वो किससे बना होगा, किसी ना किसी मेटल से ही बना होगा वायर, जैसे कॉपर का वायर है। तो अगर हम इस डक्टिलिटी को बताएं तो हम क्या कहते हैं कि जब हम किसी मेटल को स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने पर वो वायर में कन्वर्ट हो गई, तो ये प्रॉपर्टी उस मेटल की क्या कहलाएगी, डक्टिलिटी। मींस अगर कोई मेटल वायर में कन्वर्ट हो रहा है, मींस वो आपका डक्टाइल है। तो डक्टाइल की बात करें मेटल्स के केस में, तो सबसे ज्यादा जो डक्टाइल होती है वो भी आपका गोल्ड होता है। गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है, इससे ज्यादा डक्टाइल कोई भी नहीं होता। अब वायर तो आपने देखा होगा, सिल्वर का भी वायर देखा होगा, एल्यूमिनियम का भी वायर देखा होगा, कॉपर का वायर भी देखा होगा, लेकिन ये जो गोल्ड है इसका वायर भी हम देख सकते हैं और देखा होगा। अगर हम 1 ग्राम गोल्ड ले लें, 1 ग्राम गोल्ड ले लें, तब क्या होगा, 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका गोल्ड है ये सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है एक ऐसी मेटल का नाम लिखिए जो सबसे ज्यादा डक्टाइल होती है और सबसे ज्यादा मैलिएबल होती है, तो आप उसका आंसर गोल्ड के रूप में देंगे कि गोल्ड सबसे ज्यादा मैलिएबल है और सबसे ज्यादा डक्टाइल है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि नॉन मेटल जो होती हैं वो डक्टाइल नहीं होती। आगे मूव करते हैं और देखते हैं कुछ और केमिकल एंड कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जैसा कि यहाँ पर 5th प्रॉपर्टी है, ये जो मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है या फिर वो हीट कंडक्ट करती है। ये दोनों काम सिर्फ मेटल करता है। मेटल हीट भी कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट कंडक्ट हो सकती है। अगर हम सबसे बेस्ट कंडक्टर हीट का और सबसे बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का देखें, तो इसमें जो पहला नंबर आता है वो आपका आता है सिल्वर का। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर पुअर कंडक्टर की बात करें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें नंबर आता है लेड। लेड एक ऐसी मेटल होती है, ये पुअर कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों के लिए ये पुअर कंडक्टर है। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो इसमें भी आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स मींस कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती, लेकिन एक नॉन मेटल है जिसका एलोट्रोपिक फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है क्योंकि उसके पास फ्री आयंस होते हैं। तो उसका एग्जाम्पल है आपका, जैसे मैंने लिखा है यहाँ कार्बन, कार्बन का एलोट्रोप होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक इकलौता नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट कंडक्ट कर सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके जो लेयर स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन होता है वो 3 सिंगल बॉन्ड बनाता है, इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, तो वो इसके लेयर्ड स्ट्रक्चर के अंदर फंसा रहता है।
जो कि इसको इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्टर बनाता है। और उस इलेक्ट्रॉन्स के वजह से और भी ये कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है, ये कार्बन एंड कंपाउंड के अंदर हम लोग ने डिस्कस की थी। अब देखते हैं हम लस्टर की बात, दैट इज चमक। आपने देखा होगा जो नॉन मेटल्स होती है या जो मेटल्स होती है, आपने नॉन मेटल्स को चमकते नहीं देखा होगा, लेकिन आपने मेटल्स को चमकते हुए देखा होगा। कब? जब हम किसी भी मेटल को फ्रेशली कट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे घर के अंदर जो सरिया पड़ती है लिंटर के अंदर, आप जब उसको कट करते हो तो वो कट पॉइंट पर बहुत ज्यादा चमकती है, दैट इज शाइनी अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्या होती है? लस्टरस होती है, दैट इज गिव शाइनी सरफेस ऑन कटिंग। लेकिन एक नॉन मेटल, एक मेटल एक मेटल ऐसा होता है जो डल अपीयरेंस देता है ऑन कटिंग, वो है आपका लेड। लेड ऐसा मेटल है जो डल अपीयरेंस देता है। कैसा अपीयरेंस? डल अपीयरेंस ऑन कटिंग। ये कभी भी नहीं चमकेगा जब आप इसको काटोगे। लेकिन नॉन मेटल के केस में अगर हम लस्टरस की बात करते हैं, लस्टरस वर्ड की बात करते हैं, तो एक नॉन मेटल ऐसा है जिसके केस में ये टर्म लस्टरस यूज किया जाता है, वो है आपका आयोडीन। आयोडीन को किस में मिलाते हैं? सॉल्ट के अंदर, नमक के अंदर हम मिलाते हैं। जितना अच्छा क्वालिटी का नमक होगा जिसको हम खाते हैं, उतना ही उसके अंदर चमक होगी। और चमक किसके वजह से होती है? वो आयोडीन के वजह से। इसीलिए बोलते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो यहां पर जो लस्टरस वर्ड है नॉन मेटल के केस में, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बना है? आयोडीन के लिए बना है। आगे देखते हैं हार्डनेस। देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होती हैं और गैस भी होती है। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स सॉलिड होते हैं। लेकिन इसमें भी आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। कुछ मेटल, फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये ऐसे मेटल हैं जो नाइफ से कट हो जाते हैं। नाइफ से कट हो जाती है, इसका मतलब ये हार्ड नहीं होंगे, ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। इसको याद रखना है कि नाक जो होती है, अपनी नोज, नाक को हम चाकू से काट सकते हैं। तो नाक में ना जो है वो सोडियम है और के जो है वो आपका पोटेशियम है। तो नाक को हम चाकू से काट सकते हैं। इस ट्रिक से आपको याद रखना है कि सोडियम और पोटेशियम ऐसी मेटल होती है जिसको नाइफ से कट कर सकते हैं। इसके अलावा लिथियम भी होता है जिसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट सॉलिड भी बोलते हैं। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं, क्योंकि ये गैसियस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में तो बहुत ही कम देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर अगर एक्सेप्शन की बात करें नॉन मेटल्स के अंदर, तो कार्बन का एलोट्रॉप होता है। कौन? डायमंड। डायमंड इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो नेचर के अंदर सबसे हार्ड होता है। डायमंड से हार्ड नेचर में कुछ भी नहीं है। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ये इकलौता नॉन मेटल है जो आपका हार्डेस्ट होता है नेचर में। इससे ज्यादा हार्ड कोई भी नहीं होता। आगे मूव करते हैं और देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इसको अच्छे से रीड करना है। यहां पर जो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की, वो है आपकी, अगर हम मेटल की रिएक्शन किससे कराते हैं? ऑक्सीजन ऑफ एयर। इसकी रिएक्शन एयर, दैट इज ऑक्सीजन से कराई। तो जब भी आप मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओगे एयर की, तो क्या होगा? मेटल का ऑक्साइड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? मेटल को ऑक्साइड। ये है आपकी जर्नल इक्वेशन। इसके बेसिस पर आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको मिलेगा सोडियम ऑक्साइड। अगर हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां पर ये दो रिएक्शंस हैं। इन दोनों रिएक्शन पर क्वेश्चन जो आता है वो कैसे आता है, सुनना। ये जो सोडियम है, ये एक हाईली रिएक्टिव मेटल है आपका सोडियम। इसके अलावा अगर मैं यहां पर पोटेशियम ले लेता और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराता, तब मुझे मिलता पोटेशियम ऑक्साइड। तो ये जो आपका सोडियम और पोटेशियम होता है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। अब हाईली रिएक्टिव मेटल होने का जो नुकसान है वो क्या है, उसको समझना है। अगर हम सोडियम और पोटेशियम को ओपन एयर में रख देंगे, ओपन एयर में एक्सपोज कर देंगे, तो ये क्या करेंगे? जो एयर की ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके, जैसे ही ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे,
वैसे ही ये कैच कर लेंगे फायर, ये फायर कैच कर लेते हैं, और फायर जैसे ही ये कैच करेंगे वैसे ही ये बर्न होने लगेंगे। यही वजह है कि सोडियम और पोटेशियम को हमेशा रखते हैं कैरोसिन ऑयल में डिप कर कर, क्योंकि जब आप कैरोसिन ऑयल में रख दोगे तो इसका कांटेक्ट ऑक्सीजन से खत्म हो जाएगा, सोडियम और पोटेशियम का, और ये दोनों बर्न नहीं होंगे। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। अब दूसरी बात करते हैं, ये जो आपके मेटल के ऑक्साइड्स होती है, जितनी भी मेटल के ऑक्साइड की बात नहीं हो रही है, सिर्फ यहां पर अगर मैं बात करूं, ये जो मैंने आपको बताया सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, ये ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा कोई भी मेटल का ऑक्साइड वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन ये दोनों सॉल्युबल है, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं एल्कलीज। क्या बोलते हैं? एल्कलीज। ये जो वर्ड एल्कलीज है ये कहां से आया है? ये जो आपका सोडियम और पोटेशियम होता है, ये दोनों एल्कली मेटल होते हैं। कौन से होते हैं? एल्कली मेटल। इसके अलावा और भी एल्कली मेटल है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको इतना ही याद रखना, इसलिए हम इसको एल्कलीज बुलाते हैं, क्योंकि ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है। आगे देखते हैं हम, ये जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, इनका नेचर बेसिक होता है। कैसे पता लगा आपको मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं? जब हम सोडियम या फिर पोटेशियम की रिएक्शन एक्सिस वाटर में कराते हैं, बहुत ज्यादा वाटर लेते हैं और उसके साथ कराते हैं, तब हमें मिलता है करस्पॉन्डिंग बेस। इसी वजह से हम बोलते हैं कि सोडियम और पोटेशियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं, दैट इज कोई भी मेटल हो उसके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके बेसिक होते हैं नेचर में। प्लस कैसे पता लगा? दूसरा पॉइंट, ये जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो लिटमस पेपर होता है रेड कलर का उसको ब्लू कर देती है। इसके बेस पर हम बोलते हैं कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर दिए गए हैं। एक पॉइंट तो ये है, इस पॉइंट को अच्छे से रीड करना, ये बहुत ही ज्यादा रिपीट होता है एग्जाम्स के अंदर। इसके अंदर दिया गया है, जैसे आपको अगर हम कहें जिंक ऑक्साइड या फिर आपको हम दे दें एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दो ऑक्साइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है। कौन सी मेटल्स के? जिंक के और एल्यूमिनियम के। ये दो मेटल के जो ऑक्साइड है, ये ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो आपके एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और बेसिक नेचर भी शो करते हैं। जब आप एसिड से रिएक्शन कराओगे तब ये बेसिक नेचर शो करेंगे, और जब आप बेस से रिएक्शन कराओगे तब ये दोनों ऑक्साइड एसिडिक नेचर शो करते हैं। इसी वजह से इन दोनों ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये वर्ड जो है एम्फोटेरिक, वो इन्हीं दो मेटल के ऑक्साइड्स के लिए बना है। लेकिन अगर सिर्फ इन मेटल्स की बात करूं तो ये ऐसी मेटल्स होती है जिंक और एल्यूमिनियम जो एसिड से भी रिएक्ट करती हैं और आपका बेस से भी रिएक्ट करती हैं। यही वजह है एल्यूमिनियम और जिंक को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल। इसके अलावा लेड भी एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। अगर आता है क्वेश्चन लेड पर, वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जो लेड है ये भी एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, क्योंकि ये भी एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और बेस से भी रिएक्ट कर सकता है। अब हम देखते हैं रिएक्शन, इन दोनों ऑक्साइड्स की रिएक्शन। जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया है, अब आप देखिए इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये आपका बेस है NaOH। तो इसका मतलब जब ये बेस है तो यहाँ पर ये एसिड होगा, एसिडिक नेचर शो करेगा, तो आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। जब सॉल्ट और वाटर मिल रहा है इसका मतलब यहाँ पर एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है, तो बेस तो सामने से दिखाई दे रहा है, तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये आपका एसिडिक नेचर शो करेगा। तो इस दोनों की रिएक्शन से जो सॉल्ट मिला इसको बोलेंगे हम सोडियम एल्यूमिनेट। आगे देखिए, अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन हमने किससे कराई? एसिड से, ये एसिड है HCl, तो इसका मतलब अब यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर ये बेस बन जाए। तो आपने देखा एल्यूमिनियम ऊपर एसिड, जब बेस के साथ था, नीचे एसिड के साथ है तो बेस बन गया। तो दोनों नेचर शो कर रहा है, एसिडिक भी और बेसिक भी। तो इस तरीके के ऑक्साइड्स क्या कहलाएंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर आपको क्या मिला? एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सुन लो, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं। यही वजह है इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। दैट इज ये एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और बेसिक नेचर भी शो करते हैं। आगे मूव करते हैं और देखते हैं कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज।
जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, जो पीछे केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, उसमें मैंने आपको बता दिया था, ये 2 पॉइंट्स हैं उसमें। देखिए, सोडियम और पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल बिकॉज व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन दे कैच फायर, सो इन ऑर्डर टू अवॉइड कांटेक्ट विद एयर इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। ऐसे ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है आपको, पोटेशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड, ये दोनों क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, और जो भी मेटल ऑक्साइड वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं, उसके लिए टर्म बना है एल्केलीज। ये दोनों पॉइंट रिपीट होते हैं, हो सकता है इस ईयर के एग्जाम में ये आपको देखने को मिल जाए।